लालची सेठ और स्वाभिमानी किसान। माधव। वाह रे प्रभु, इस बार फसल तो सोने जैसी दिख रही है। अगर अच्छी बारिश रही तो बिटिया की शादी धूमधाम से हो जाएगी। तभी वहां सेठ धनीराम आता है। क्यों माधव, फसल तो बड़ी लहलहा रही है। लगता है इस बार मेरी ब्याज की पाई पाई चुकता कर दोगे। राम राम सेठ जी, बस आपकी दुआ है। फसल कटते ही सबसे पहले आपके पास ही आऊंगा। रात का समय। बिरजू, माधव की जमीन गांव की सबसे उपजाऊ जमीन है। अगर वो कर्ज चुका देगा तो जमीन मेरे हाथ से निकल जाएगी। मुझे वो जमीन चाहिए। लेकिन सेठ जी, वो तो दिन रात एक कर रहा है, वो तो कर्ज चुका ही देगा। तो हमें यह पक्का करना होगा कि वो कर्ज ना चुका पाए। कल उसे बुलाओ और कहो कि ब्याज की दर बदल गई है। छल की शुरुआत। अगले दिन माधव सेठ की हवेली पहुंचता है। वह घबराया हुआ था। सेठ जी, आपने बुलाया? हाँ माधव, मैंने पुराने कागजात देखे। तुमने जो बैल खरीदे थे उनका ब्याज तो मैंने जोड़ा ही नहीं। अब तुम्हें 500 नहीं बल्कि 2000 रुपए देने होंगे, और वो भी अगले 3 दिनों के भीतर। लेकिन सेठ जी, ये तो अन्याय है। हमारी बात तो कुछ और हुई थी। कागज बोलते हैं माधव। अगर 3 दिन में पैसे नहीं मिले तो यह खेत मेरा हो जाएगा। माधव की सूझबूझ। माधव उदास होकर एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी उसे एक तरकीब सूझती है। वह जानता है कि सेठ लालची है और उसे सोने से बहुत प्यार है। लोहे को लोहा काटता है और लालच को लालच ही काटेगा। माधव घर जाकर एक मिट्टी का घड़ा लेता है और उसमें ऊपर ऊपर कुछ पीतल के पुराने सिक्के भर देता है और नीचे पत्थर। वह जानबूझकर सेठ की हवेली के पीछे वाले बगीचे में खुदाई करने लगता है। बिरजू, देखो वो मूर्ख किसान यहाँ क्या कर रहा है। माधव जानबूझकर एक सिक्का जमीन पर गिरा देता है जो पीतल का है लेकिन सोने जैसा चमक रहा है। वह घड़े को फिर से ढक देता है और चला जाता है। सेठ धनीराम दौड़कर बाहर आता है। अरे, यह तो सोने का सिक्का लग रहा है। इसका मतलब इस जमीन के नीचे कोई पुराना खजाना दबा है। पंचायत का बुलावा। अगले दिन गांव की पंचायत बैठती है। सेठ धनीराम बहुत खुश है क्योंकि उसे लगता है कि उसने खजाना ढूंढ लिया है। पंचों, माधव ने मेरा कर्ज नहीं चुकाया, इसीलिए आज से इसका खेत मेरा हुआ। लेकिन मैं उदार हूं। मैं इसे इसके खेत के बदले अपनी हवेली का पिछला हिस्सा बगीचा देने को तैयार हूं। माधव, क्या तुम्हें यह मंजूर है? माधव तभी मुस्कान के साथ, सेठ जी इतने बड़े आदमी हैं, अगर वो मेरा खेत लेना चाहते हैं और बदले में अपनी बंजर जमीन देना चाहते हैं तो मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। बस कागजों पर लिखवा लीजिए कि उस जमीन में जो कुछ भी निकलेगा उस पर मेरा कोई हक नहीं होगा। सेठ धनीराम जल्दी में। हाँ, लिखो मुनीम, सब लिखो। जो भी निकलेगा वो मेरा होगा। कागज पर दस्तखत होते ही सेठ धनीराम पागलों की तरह खुदाई शुरू कर देता है। मिल गया घड़ा। जैसे ही सेठ घड़ा खोलता है उसमें से सिर्फ पत्थर और पीतल के रद्दी सिक्के निकलते हैं। यह क्या? यह तो पत्थर हैं। माधव, तूने मुझे धोखा दिया। धोखा मैंने नहीं सेठ जी, आपके लालच ने आपको दिया है। आपने मेरी उपजाऊ जमीन हड़पने के लिए फर्जी ब्याज लगाया था। मैंने तो बस आपको आपकी ही भाषा में जवाब दिया। सेठ धनीराम, आपने धोखे से माधव के दस्तखत लिए थे और अब आपने खुद अपनी जमीन माधव के नाम कर दी है। कानून के मुताबिक अब यह बगीचा माधव का है और आपकी धोखाधड़ी के लिए आपको जुर्माना भरना होगा। सेठ धनीराम सिर झुकाए खड़ा रहता है। माधव अपनी जमीन वापस पाकर खुश हो जाता है। याद रखना बच्चों, मेहनत की रोटी भले ही सूखी हो पर उसमें चैन की नींद होती है। लालच का घड़ा एक दिन जरूर फूटता है।